मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री विजया क्लासेस में। मैं हूं नितिन राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी में मैंने अपवाह तंत्र शुरू किया है, यानी ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम शुरू किया है। और मैंने बताया है कि भारत में दो प्रकार की नदियां हैं। दो प्रकार की नदियों की बात करें तो एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक है दक्षिण भारत की नदियां। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियां, दो प्रकार की नदियां हैं। और इन नदियों की बात की जाए तो दोनों में काफी अंतर है। काफी मतलब देखने को मिलता है कि हिमालय की नदियां लंबी हैं, वहीं दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां छोटी हैं। अगर बात करूं तो हिमालय की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा, जो 2525 किलोमीटर लंबी है। वहीं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी, जो 1465 किलोमीटर है। कई बार 1464 किलोमीटर दिखाई देता है, पर इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। 1465, 1464 जो भी मिल जाए उस पर टिक करना है। अगर मैं बात करूं तो जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियों के जो अपवाह क्षेत्र हैं, यानी जितनी दूर से वो आकर बहती हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे मैं गंगा नदी की बात करूं तो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है, पहले मैं बता देता हूं अपवाह क्षेत्र क्या होता है। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि जिस एक मुख्य नदी पर बाकी अन्य नदियां पानी लेकर आ रही हैं, और वो पानी कहां कहां से आ रहा है, किन किन राज्यों से आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो गंगा नदी भले भारत के 5 राज्यों से डायरेक्ट निकलती है, यानी सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है और फिर उत्तर प्रदेश में आती है, फिर उसके बाद बिहार जाती है, फिर थोड़ी सी दूरी तय करती है झारखंड राज्य में, और फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद ये पद्मा के रूप में बांग्लादेश चली जाती है। यानी 5 राज्यों से डायरेक्ट गुजरती है। इसके अलावा इस नदी पर इनडायरेक्ट रूप से अन्य नदियां पानी लेकर आती हैं, और इन नदियों के जितने राज्य हैं, जहां जहां से भी आती हैं, उन सभी राज्यों को अपवाह क्षेत्र में जोड़ लेंगे। यानी गंगा नदी का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है जो 11 राज्यों में फैला है। आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। अब दूसरी बात मैं बात करूं कि जो हिमालय की नदियां हैं वो एक तरह का एंटीसीडेंट रिवर हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब होता है कि हिमालय निर्माण से पहले जो नदी जिस स्थान पर बह रही थी, अगर हिमालय उत्थान के बाद उसी स्थान पर बह रही है, यानी हिमालय को काट कर वो उसी स्थान पर बह रही है, हिमालय को काट कर रास्ता बनाया और रास्ता बनाने के बाद उसी स्थान पर बह रही है, ऐसी रिवर को, ऐसी नदियों को, ऐसे जो पानी का घाटी होता है, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी या इंग्लिश में बोले तो एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। यानी हिमालय उत्थान हुआ और नदी उसी स्थान पर बह रही है। हिमालय के उत्थान अगर हुआ तो नदी ने उस उत्थान को काट दिया, अगल बगल से उत्थान होता रहा, नदी की घाटी में जो उत्थान हुआ था उसको नदी ने काट दिया। तो जब नदी लगातार काटती रहेगी, अगल बगल उत्थान होता रहेगा, तो नदी के अगल बगल उत्थान हो जाएगा, लेकिन नदी का पानी उसी स्थान पर बह रहा होगा, और ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ऐसी नदियों में शामिल है सिंधु नदी, जो भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऐसी नदियों में शामिल है ब्रह्मपुत्र, ऐसी नदियों में शामिल है सतलज नदी। ये सारी नदियां ऐसी हैं जो हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती हैं, और यही कारण है कि इनको एंटीसीडेंट रिवर बोला जाता है। अगर मैं बात करूं तो जो हिमालय की नदियां हैं वो मैदानी क्षेत्रों में आने के बाद, हिमालय की नदियां उत्तर भारत में जरूर आएंगी, यानी हिमालय से निकलेंगी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ऐसे क्षेत्रों में जरूर जाएंगी। अब ऐसे क्षेत्रों में जाएंगी तो जाहिर सी बात है, ऐसे क्षेत्रों में जहां जनसंख्या निवास करती वहां पर मैदानी क्षेत्र है, यानी प्लेन है, और प्लेन है तो जाहिर सी बात है वहां प्लेन पर जैसे ही नदियां पहुंचती हैं तो ढाल कम हो जाता है, और ढाल कम हो जाता है तो ढाल कम होने के कारण ऐसी नदियां मैदानी क्षेत्रों में विसर्पण करती हैं, यानी वे लिफ्टिंग करती हैं। यानी अभी तक वो तेजी से एक रास्ते में बह रही थी, लेकिन अब वो ऐसे ऐसे घूमती, सांप की तरह घूमती है। यानी ये होता है विसर्पण, यही होता है वे लिफ्टिंग। हिमालय से निकलने वाली नदियां कई बार अपने मार्गों को भी परिवर्तित करती हैं। मार्गों को परिवर्तित करने का मतलब ढाल जब कम हो जाता है तो नदी का पानी कई बार इधर भी जाता है, कई बार इधर भी जाता है, कई बार इधर भी जाता है, मार्ग परिवर्तित करता है। और यही कारण है कि जो बिहार का शोक कहलाती कोसी नदी, ये अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात थी, और इसीलिए ये मार्ग परिवर्तित करती थी। लोग, बिहार के लोग रात में चारपाई डाल के सो रहे होते थे, और पता चला कि रातों रात उनके चारपाई के नीचे पानी भर गया और बाढ़ आ गई। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो अपने हिमालय से निकलने के बाद अपने साथ मलबा को बहाकर लाती थी, और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती थी, पहुंचती थी मैदानी क्षेत्रों में बच्चे, तो मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने के बाद उस मलबे को खुद ही आगे नहीं बहा पाती थी, तो वो मलबा आगे कलेक्ट हो जाता था। तो नदी अपना, जैसे यहाँ से आ रही है तो यहाँ मलबा कलेक्ट हो गया, तो नदी को अपना रास्ता मोड़ना पड़ता था, बगल से मुड़ती थी। तो कई बार लगातार ऐसा करती थी और पूरे बिहार को प्रभावित करती थी। यही कारण कि सन 1972 में
जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने उस नदी के आसपास 2 डैम बनवा दिए थे। उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई सारी नदियां हैं जो विसर्पण करती हैं और बाढ़ का कारण बनती हैं। ऐसी कई सारी नदियां हैं जो हिमालय में, यानी हिमालय से निकलती हैं और हिमालय क्षेत्र में ही विसर्पण करती हैं। ऐसा एक ही एग्जाम्पल है, कई नहीं है, एक ही एग्जाम्पल है, वो है झेलम का। क्योंकि सारी नदियां हिमालय से निकलने के बाद मैदानी क्षेत्र में विसर्पण करती हैं, लेकिन हिमालय की एक नदी है जो हिमालय से ही निकलती है, हिमालय क्षेत्र से ही निकलती है और हिमालय क्षेत्र में ही, पर्वतों में ही विसर्पण करती है। ऐसी नदी का नाम है झेलम। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होगी। दक्षिण भारत की नदियां विसर्पण नहीं करती हैं क्योंकि ये चट्टानी भागों में प्रवाहित होती हैं, चट्टानी घाटी में प्रवाहित होती हैं और यही कारण है कि ये विसर्पण नहीं करती हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आई होगी कि विसर्पण कौन करता है, विसर्पण कौन नहीं करता है, कौन सी नदियों के अपवाह क्षेत्र कम है, कौन सी नदियों के अपवाह क्षेत्र ज्यादा है, कौन सी नदियां उत्तर भारत की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां लंबी है, या उत्तर भारत की नदियां लंबी है या दक्षिण भारत की नदियां लंबी है, ये भी मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आइए मैं बताता हूं आपको कि भारत में 2 प्रकार की नदियां हैं, एक हिमालय की नदियां, एक दक्षिण भारत की नदियां। उन हिमालय और दक्षिण भारत की नदियों की बात करूं तो भारत का, टोटल भारत का जितना भी जल है, नदी क्या करती है, पहले तो यह सोचने वाली बात है। नदी जब भी निकलती है तो नदी का तात्पर्य यही होता है कि कितनी जल्दी हम समुद्र से मिल जाएं। समुद्र से मिल जाएंगे तो आपको, यानी नदी को, काम नहीं करना पड़ेगा। काम नहीं करना पड़ेगा तात्पर्य क्या है, काम नहीं करना पड़ेगा, वो उसको बहना नहीं पड़ेगा। बहना नहीं पड़ेगा तो नदी बहुत जल्दी पहुंचने का प्रयास करती है, समुद्र से मिलने का प्रयास करती है। तो भारत की जितनी भी नदियां हैं, भारत में लगभग 4000 से भी अधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। 4000 से भी अधिक नदियों प्रवाहित होने के बाद इनकी पूरी नदियों का जल का 100% जल अगर जोड़ा जाए तो 100% में 77% जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है नदियों का, और 23% जल जो है वो अरब सागर में गिरता है। कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है, कई बार कई किताबें बताती हैं कि 77% जल जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, उसके बाद 22% जल अरब सागर में गिरता है और 1% जल इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में गिरता है। तो ऐसे तो विचारों में नहीं जाना है, कई बार आपको यह समझना है कि 77% इज द राइट आंसर। जो बंगाल की खाड़ी में नदियों का जल गिरता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा अगर आपको 23% भी मिल रहा है अरब सागर में तो भी लगा देंगे, 21% भी मिल रहा है तो भी लगा देंगे, और मेरे ख्याल से 1% हिंद महासागर में मिल रहा है तो भी लगा देंगे, 2% भी मिल रहा है तो भी लगा देंगे। मेरे ख्याल से इतना बात तो आपको समझ में आया ही होगा। अगर मैं बात करूं उत्तर भारत की नदियों को मैं डिवाइड करूं तो उत्तर भारत की नदियों में केवल 3 नदियां ऐसी हैं जिनको पढ़ा जाता है। इसके अलावा वो जो नदियां बचती हैं उन सभी नदियों को सहायक नदियों के रूप में देखा जाता है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो नदी है उसका नाम है सिंधु नदी, और दूसरी नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और तीसरी नदी है जिसका नाम है गंगा नदी। यही 3 नदियां हैं जो मुख्य रिवर हैं। इनके अलावा जो भी नदियां हैं जो इस क्षेत्र में बहती हैं वो सभी इनकी सहायक नदियां हैं। मुख्य नदी को ही पढ़ा जाता है। मुख्य नदी का मतलब होता है कि मुख्य नदी ही समुद्र तक जाती है और ऊपर से निकलती है। अन्य जो नदियां हैं वो इस पे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आकर मिलती है। परोक्ष या प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या है, जैसे यमुना डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यानी यमुना पर सीधे, गंगा पर सीधे यमुना आकर मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा मैं बात करूं चंबल के अलावा बनास जो राजस्थान के क्या बोलते हैं, राजसमंद झील से निकल कर आ रही है, यानी राजस्थान का पानी लेकर चंबल में आ रही है। चंबल पानी लेकर उसका कहां जा रही है, यमुना में जा रही है, और यमुना उसका पानी लेकर कहां जा रही है, यमुना उसका पानी लेकर जा रही है मेरे बच्चे, वो जा रही है गंगा में। और गंगा तो जानते ही आप बंगाल की खाड़ी में जा रही है। यानी पहले तो गंगा की सहायक डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष सहायक नदी बनी जाके यमुना, और उसके अलावा परोक्ष सहायक बनेगी जाके चंबल, और इसके अलावा परोक्ष सहायक नदी बनेगी जाके उसका नाम है बनास। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। आइए कुछ बातों को नोट करते हैं और आप भी नोट करेंगे और मैं आपको लिखने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा चैप्टर का नाम है बच्चे भारत की नदियां। भारत की नदियां, भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की नदियां, ये चैप्टर का नाम है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं पढ़ा रहा हूं। एक बार भी मिस करने का प्रयास कतई नहीं करना है। अन्य टॉपिक मिस हो गए तो हो गए, लेकिन अगर इस टॉपिक को मिस करते तो समझिएगा इस बात को कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं बच्चे, मैं कह रहा हूं भारत में, हाँ, भारत की नदियों को, भारत की नदियों को, नदियों को 2 भागों में
बांटा जाता है, बांटा जाता है। यानी पहला बिंदु है कि भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक पे है बच्चे, नंबर एक पे मैंने कहा हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। और दूसरे नंबर पे बच्चे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। दो प्रकार की नदियां हैं भारत में, एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक है प्रायद्वीपीय भारत की पठार से निकलने वाली नदियां। अगर मैं बात करूं तो हिमालय की नदियों की बात करूं तो हिमालय की नदियों की बात करूं तो सबसे यहां लिखता हूं हिमालय की हिमालय की हिमालय की तीन नदियां प्रमुख हैं, प्रमुख हैं। यानी हैं तो इसके अलावा भी सॉरी मैं कह रहा हूं तीन नदियां प्रमुख हैं। इनमें से नंबर एक पे है हिंदू हिंदू नदी, हिंदू नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी और इसके अलावा गंगा नदी, गंगा नदी। ये तीन नदियां हैं जिनको हमें पढ़ना है, यही प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा जो भी नदियां हैं वो सभी इनकी सहायक नदियां हैं। आइए नेक्स्ट लाइन में लेता हूं मैं और मैं आपको बताता हूं कि भारत की तीन नदियां हैं जिनको हमें डायरेक्ट पढ़ना है और इसके अलावा जो भी नदियां हैं उनको हमें नहीं पढ़ना है। आइए सबसे पहले समझने वाली बात है कि हम ये जानना चाहेंगे कि यहां मैं लिखता हूं, हेडिंग बनाता हूं गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी निर्माण, गंगा नदी निर्माण, गंगा नदी निर्माण। यानी मैं आपको बच्चे बता दूं कि गंगा नदी, अगर कभी कोई पूछे कि गंगा नदी कहां से निकलती है तो गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है, गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है। गंगा नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का नाम पड़ता है, गंगा कहीं से नहीं निकलती। आइए मैं बताता हूं कैसे। मैंने कहा बच्चे मेरे साथ समझेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप नोट्स को बनाएं और प्रॉपर जैसा मैं बोर्ड पे लिखता हूं वैसा लिखें। आइए तो गंगा नदी का फॉर्मेशन या हेडिंग बना चुके होंगे और मैं चाहता हूं कि मैं इसको साफ कर दूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी पूरे बोर्ड की। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यह है उत्तराखंड राज्य में एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है सतोपत, सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, और ये कहां है? ये यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में नहीं, उत्तराखंड में है सतोपत ग्लेशियर। इस सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है धौली गंगा और दूसरी नदी का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा की बात करूं तो धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियां यहीं से निकलती हैं। अगर दोनों नदियां यहीं से निकलती हैं तो ये दोनों नदियां एक प्रयाग का निर्माण करती हैं। उस प्रयाग का नाम है बच्चे विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग के बाद अगर मैं बात करूं तो विष्णु प्रयाग के बाद ये नदी जो है, ये नदी बच्चे किस नाम से जानी जाती है? तो ये नदी, आइए मैं यहां लिखता हूं, बनाता हूं। मैंने कहा पहले नंबर पे मैंने कहा ये है एक, ये है दूसरा। ठीक है, अब बच्चे मैं यहां पर ये बता रहा हूं आपको कि ये जो नदी है इस नदी का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा। और इस नदी का नाम है बच्चे विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ठीक, अब धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पर मिलती है वहां पर एक संगम बनता है। इस जगह एक संगम बनता है। मैं जहां पर भी गोला या सर्कल लगाऊंगा जाहिर सी बात है वहां पर संगम बनेगा और इस संगम का नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है,
इस संगम का नाम है बच्चे विष्णु प्रयाग। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ेगी, ये नदी आगे बढ़ेगी और ये नदी अब किस नाम से जानी जाएगी? तो बच्चे ये नदी आगे बढ़ेगी और इन दोनों के संगम के बाद यह नदी बच्चे, यह नदी किस नाम से जानी जाएगी? तो यहां पर बढ़ेंगे। मैंने कहा इसके बाद ये नदी अलकनंदा के नाम से जानी जाएगी, अलकनंदा के नाम से। इसका नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा इन दोनों का संगम है, एक विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम है और इसका नाम है बच्चे अलकनंदा, अलकनंदा नदी। ठीक, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी कि सतोपद ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है धौली गंगा, एक नदी का नाम है विष्णु गंगा। और धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पर आकर मिलती है वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है। उस प्रयाग का नाम बच्चे विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग के बाद ये दोनों नदियों का जल एक धारा में बढ़ता है, एक धारा में निर्मित होता है। उस धारा का नाम है अलकनंदा। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा बच्चे इस अलकनंदा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अलकनंदा, अलकनंदा में एक नदी और आके मिलती है। इस नदी का नाम है बच्चे, इस नदी का नाम है, हाँ यहां से हाँ इस नदी का नाम है इस नदी का नाम है बच्चे नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। और अलकनंदा में नंदाकिनी जहां पर आकर मिलती है वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है और उस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद मैं आपको बताऊं बच्चे, ये जो है ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद आप आगे जाएंगे जैसे ही यहां पर एक और प्रयाग का निर्माण होगा। उस प्रयाग का नाम है, यहां से इधर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आएगी, उस ट्रिब्यूटरी का नाम होगा, इस ट्रिब्यूटरी का नाम होगा बच्चे पिंडार नदी, पिंडार नदी, पिंडार नदी। और पिंडार नदी जहां पर आकर मिलेगी वहां पर बनेगा कर्णप्रयाग, 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 कर्णप्रयाग। मेरे ख्याल से 3 प्रयाग हो गए। एक प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग, एक प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग, एक प्रयाग का नाम है कर्णप्रयाग। और इसके बाद एक और नदी आएगी जो इधर से आएगी, इधर से, हाँ इधर से आएगी। और जो इधर से नदी आ रही है उसका बच्चे क्या नाम होगा? इधर से जो नदी आ रही है इसका नाम होगा बच्चे, इस नदी का नाम होगा मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जहां पर आकर मिलेगी वहां पर निर्माण करेगा रुद्रप्रयाग का, रुद्रप्रयाग का, रुद्रप्रयाग का। यानी मंदाकिनी जहां पर आकर मिल रही वहां पर कौन से प्रयाग का निर्माण होगा? रुद्रप्रयाग का। अब इसके बाद अलकनंदा और आगे बढ़ेगी और अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो आइए मैं कह रहा हूं बच्चे अलकनंदा आगे बढ़ेगी, और परंतु उसके पहले यहां पर से अलकनंदा यहां आ गई। ठीक है, यहां आ गई। अब मैं कह रहा हूं बच्चे कि यहां से एक नदी और आ रही है, इस नदी का नाम है, इसका नाम है भागीरथी, इसका नाम है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, भागीरथी। और भागीरथी जैसे ही मिलती है यहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है। इस प्रयाग का नाम है, इस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग, 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 रुद्रप्रयाग। एक सेकंड, देवप्रयाग, हाँ देवप्रयाग, 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 देवप्रयाग। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आई होगी कि पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग और पांचवा प्रयाग है देव प्रयाग। और प्रयागों का राजा है
प्रयागराज, यानी प्रयागों की संख्या यहां लिखूं मैंने कहा प्रयागों की संख्या, प्रयागों की संख्या, तो प्रयागों की संख्या बच्चा कितना होगी? प्रयागों की संख्या 5 है, 5 है, 5 है। और एक जो है, एक प्रयागों का, प्रयागों का राजा है, राजा है जिसे 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 प्रयागराज, प्रयागराज कहते हैं, कहते हैं। ये वही प्रयागराज है जिसे 1583 में, 1583 में, इसके पहले इसका नाम प्रयाग था 1583 से पहले। तो 1583 में अकबर ने, अकबर जो भारत का मुगल बादशाह रहा है, अकबर ने 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम, प्रयाग का नाम, प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया था, इलाहाबाद कर दिया था, इलाहाबाद कर दिया था, कर दिया था। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे योगी जी ने, जो हमारे राज्य के सीएम हैं, उन्होंने इस इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके वापस प्रयाग कर दिया। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आई होगी। लेकिन इसके बाद समझने वाली बात ये बच्चे, इसके बाद समझने वाली बात ये, यहां पर से एक नदी और आती है। इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है बच्चे, इस नदी का नाम है भीलगंगा, भीलगंगा, भीलगंगा या भीलंगना। इसी का दूसरा नाम है भीलंगना, भीलंगना, भीलगंगा या भीलंगना। आपने अगर कभी भी पढ़ा होगा तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताएं, बताएं भाई, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? है, बताए बेटी, बताओ। नोटबुक निकाल के बताओगी क्या? बताओ। मैंने आपका आंसर सुन लिया, पता नहीं गलत है या सही है। किसी ने भाखड़ा नागल बताया, किसी ने टिहरी बताया, किसी ने कह रहा 2 ही पता ही है, इसके अलावा डैम का नाम ही नहीं पता। पता है? अरे इसके अलावा अपने घर में बनाओ डैम, पानी स्टोर करो, फिर उसको निकालो, एक उसमें डोर बनाओ। बताओ, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसके पहले ही तो भारत पूछ रहा था, कौन सा? उत्तर प्रदेश पूछ रहा था। बताओ श्वेता। वो पूछी तो आपने बता दिया तुरंत कि हाँ भाखड़ा नागल ही है। मैं पूछ रहा तो हाँ नहीं कर रही हो, यही है ना? यही लिख दे तो मैं ये नहीं लिखूं क्या सही है या गलत है? तो ये गलत है, जो आपने बताया बच्चे वही सही है। यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ना बिटिया, मैं बार बार हा क्यों लिख देता हूं? टिहरी है, टिहरी। आओ, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर मैं बात करूं बच्चे, समझो मेरी बात को, मैंने कहा भागीरथी और भीलंगना के संगम पर बना हुआ ये बांध, यहां पर बना हुआ टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और भीलंगना के संगम पर बना हुआ टिहरी बांध। टिहरी बांध बच्चे, हर एक बात सुनने वाली बात है। टिहरी बांध भूकंप जोन, भूकंप जोन, जोन 5 पर स्थित है। भूकंप जोन 5 पर स्थित है। यानी भारत में 5 जोन बनाए गए हैं भूकंप के, 2, 3, 4, 5। अब भूकंप जोन 5 जो है वो रिएक्टर स्केल के पैमाने पर 9 पॉइंट के ऊपर भूकंप लाता है। यानी रिएक्टर स्केल तो समझे होंगे, 7 के ऊपर रिएक्टर स्केल पर पैमाने पर भूकंप आ जाए तो दुनिया थरथरा जाती है। लेकिन अगर 9 पॉइंट पे आएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी, त्राही त्राही हो जाएगा। तो यही कारण है कि भूकंप जोन 5 पर स्थित है। और भूकंप जोन 5 पर स्थित है तो इसको टूटने का भी डर है। अगर ये डैम टूट जाता है तो भारत की 2 करोड़ जनसंख्या ऐसे ही उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। दिल्ली बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, हरियाणा पानी पानी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ जाएगी। भारत की 2 करोड़ जनसंख्या डूब सकती है, मर सकती है अगर ये डैम टूटता है। 2 करोड़ जनसंख्या प्रभावित होगी। परंतु सोचने वाली बात है कि भूकंप जोन 5 पर स्थित है टिहरी डैम, लेकिन फिर भी नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता पता है? हमारे एक्सिस कॉलेज से पढ़ के जाते हैं कौन? सिविल इंजीनियर। वो ऐसे बनाए कि टूटेगा ही नहीं, है ना? तो ऐसे हवा हवा में थोड़ी बना दिया गया है।
टिहरी डैम नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, कभी सोचना ही नहीं कि टूट जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम, भीलंगना और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भागीरथी, भागीरथी के संगम पर है। इसका नाम लिख देता हूं मैं, भागीरथी, भागीरथी के संगम पर है। अब इसके बाद बच्चे, इसके बाद ये नदी का फॉर्मेशन हो गया। अब ये नदी क्या कहलाएगी, अब ये नदी गंगा नदी कहलाएगी, गंगा नदी कहलाएगी, और गंगा नदी कहलाएगी। और इसके बाद ये एरिया है यहाँ पर, इसके बाद जो हरिद्वार है, यहाँ है हरिद्वार, 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 हरिद्वार के बाद गंगा नदी कहाँ प्रवेश करेगी, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी, क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र में, क्षेत्रों क्या होता है, क्षेत्र में प्रवेश करेगी, प्रवेश करेगी, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी। यानी अभी तक कहां गमन कर रही थी, अभी तक बच्चे पहाड़ी इलाकों में गमन कर रही थी, कहीं भी घूम रही थी। यानी इसके ऊपर अगर आपने प्रयास किया कि इस पे बोट करें, यानी बोट पे बैठ के नाव चलाएंगे, चला के घूमे, तब पता नहीं कहां मिलोगे, बंगाल की खाड़ी में मिलोगे। अगर यहां से प्रयास किया, प्रयास कहां से करना है, यहां के बाद नाव चलानी, इसमें समझ रहे हैं, इसके बाद ये नेविगेबल है, यानी इसके बाद मैदानी क्षेत्र में बहती है। तो मैदानों में बहने के बाद आप आराम से नाव चला सकते हैं, जो स्टीमर होता है ना, उसको चला सकते हैं। लेकिन अगर सोचे यहां से चला दें तो समझ लो कहां पहुंचोगे, बंगाल की खाड़ी में मिलोगे, बिना वीजा बिना टिकट के बांग्लादेश पहुंच जाओगे, है ना। इसलिए वहां से प्रयास नहीं करना, यहां से प्रयास करना है। मेरे ख्याल से वापस मैंने अभी तक क्या बताया वो एक बार और बता देता हूं, फिर उसका छुट्टी करते हैं, है ना। आपका लंच वंच का भी टाइम हो गया, हो गया, भूखे आई हो ना, ठीक है। मैंने कहा ये बच्चे ग्लेशियर है एक, इस ग्लेशियर का नाम है सतोपत ग्लेशियर। और सतोपत ग्लेशियर कहाँ है, तो सतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में है। अगर आपने नहीं पढ़ा है मेरे से ग्लेशियर, तो मैंने आपको ग्लेशियर भी पढ़ाए, नहीं पढ़ा है तो पुरानी कक्षा में देख सकते हैं ना। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है तो ये है सतोपत ग्लेशियर, कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य के सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, एक ऊपर वाली जिसका नाम है विष्णु गंगा, और नीचे वाली जिसका नाम है धौली गंगा। इसके बाद ये दोनों नदियां मिलती, जहां पर मिलती वहां पर विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। इसके बाद विष्णु प्रयाग के बाद इन दोनों नदियों का जल एक नदी में आता है, और उस नदी का नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी यहां से विष्णु प्रयाग से लेकर यहां देव प्रयाग के मध्य नाम से जानी जाती है, अलकनंदा, ठीक है। ये है अलकनंदा, ठीक। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो लेफ्ट बैंक। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कहा गंगा नदी की दिशा आप सबको पता है, गंगा नदी किधर की ओर बह रही है सबको पता है, यानी गंगा नदी इधर की ओर बह रही है कि इधर की ओर बह रही, कि इधर की ओर बह रही, कि इधर की ओर बह रही, ये आप सबको पता है। किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता है, गंगा नदी का प्रवाह दिशा किसको नहीं पता है, सबको पता है। इसका मतलब मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, अभी पूछता हूं, एक मिनट। तो मैं कह रहा हूं ये है विष्णु गंगा, ये धौली गंगा, दोनों का संगम क्या कहलाएगा, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा आगे बढ़ेगी और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आएगी जिसका नाम होगा नंदाग्नि। नंदाग्नि जहां पहुंचेगी वहां पर बच्चे क्या बनेगा, नंद प्रयाग बनेगा। और अलकनंदा आगे बढ़ेगी, फिर इधर से आएगी पिंडार नदी, पिंडार नदी पर एक प्रयाग और बनेगा जिसका नाम होगा कर्ण प्रयाग। और फिर इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पर आएगी एक नदी जिसका नाम होगा मंदाकिनी। मंदाकिनी जहां मिलेगी वहां पर बनेगा रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के बाद इधर से आएगी भागीरथी और इधर से आएगी अलकनंदा, दोनों जहां मिलेगी वहां पर देवप्रयाग का निर्माण होगा, देवप्रयाग का निर्माण होगा। इसके बाद इन दोनों का जल संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाएगा, तो संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जाना जाएगा। गंगा नदी आगे बढ़ेगी और यहाँ पर हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद हरिद्वार के बाद ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश का एक जिला मिलेगा जिसका नाम है बिजनौर। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उत्तर प्रदेश में लगभग 28 से 29 राज्यों में होकर बहेगी। और उसके बाद गाजीपुर बलिया के बाद फिर बिहार में इंटर करेगी। बिहार में इंटर करने के बाद झारखंड में इंटर करेगी और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में इंटर करेगी। और पश्चिम बंगाल में इंटर करने के बाद एक स्थान है फरक्का नामक स्थान के बाद ये फिर बांग्लादेश में इंटर करेगी और बांग्लादेश में जानी जाएगी पद्मा के नाम से। और फिर पद्मा के बाद इसमें ब्रह्मपुत्र आकर मिलेगी, बराकवा मेघना आकर मिलेगी। फिर इन तीनों चारों नदियों का मिलन होने के बाद अंत में ये सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करेंगी और नदी हो जाएगी खत्म। मेरे ख्याल से ये जितना मैंने आसानी से बोला उतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, और भी कठिन है, मैं आपको बताऊं। ये हुई आज की कक्षा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे दूसरी, यानी इसी की नदी, ये तो फॉर्मेशन था। अब इस नदी को पढ़ेंगे इस एरिया के बाद, हरिद्वार के बाद।